जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी बीपीएससी एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करते आ रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के फुल एंड टेस्ट 8 नंबर को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे के सारे टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं, कर चुके हैं, और जो भी आगे होने को है उनको भी हम लोग करते आएंगे। तो जो भी अभी तक पिछले टेस्ट का एनालिसिस नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग 8 नंबर को देखेंगे। इसमें आपका 100 सवाल रहेगा। 100 सवाल में आपको जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग खुद का जो ना FCS यानी कि फोर क्रिएटिव स्टडीज के नाम से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए हैं एडीओ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। फ्री में हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल उसमें कंडक्ट करवाते हैं, जो NCERT उसके बाद PYQ बेस पर आधारित होता है। और आप जो भी अभी तक नहीं किए हैं ना, क्वेश्चंस का लेवल देखे हैं, जरूर देख लीजिएगा। एक बार जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। आप इधर उधर तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही हो, एक बार हमारे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। एक बार देखने में क्या जाता है, आपको सही लगेगा तो नेक्स्ट देखिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं देखिएगा। आपका मन है ना, जबरन तो नहीं है, ना ही पेमेंट करना पड़ रहा है, फी बिल मतलब फ्री है। तो ज़रूर देखिएगा, बस यही कहूँगा। अब तक हम लोग जैसे साइंस का ले चुके हैं, मैथ का ले चुके हैं, हिस्ट्री का, उसका ज्योग्राफी का करवा चुके हैं। इतने अभी टेस्ट हम लोग का हो चुका है। उसके बाद आगे टेस्ट होगा पॉलिटी का भी, और फुल एंड टेस्ट भी हम लोग लाने को सोच रहे हैं। बहुत जल्द आ जाएगा। आपके एग्जाम से पहले 1 से 2 हम लोग फुल एंड टेस्ट करवा देंगे, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल कंडक्ट करवाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक की बातें समझ चुके होंगे। और टेस्ट कहाँ पे होता है? टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी जैसे कि ज्योग्राफी के टेस्ट अभी हो रहा है, तो आप जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, और आपको समय दिया जाता है 2 घंटे का, और उसके बाद आप सभी आंसर शीट सबमिट करते हैं। तो बिल्कुल फ्री में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज हम लोग एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज 8 को देखेंगे। चलिए, पहला सवाल हम लोग देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? ये ज्योग्राफी के सवाल हैं। ज्योग्राफी के सवाल में क्या कहा जा रहा है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि घनत्व के जो है ना, ये ग्रहों के घनत्व के बारे में बताना है। सबसे पहली बात आप जानिए कि ग्रह कितने हैं। ग्रह टोटल 8 हैं, है ना। इन 8 ग्रहों में घनत्व का क्रम बताना है, कि यानी कि जिसका कम घनत्व है उससे बढ़ते बढ़ते क्रम में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो अपना पृथ्वी का ही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? पृथ्वी का। देखिए, और पृथ्वी के बाद जो है ना, पृथ्वी के बाद बुध हो जाएगा, ठीक है। बुध के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। शुक्र के बाद आप देखोगे तो मंगल का हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो नेपच्यून का हो जाएगा। उसके बाद हो ना बृहस्पति का हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, बृहस्पति के बाद आपका हो जाएगा नेपच्यून तो हो गया। उसके बाद यूरेनस आ जाएगा, ठीक है। यूरेनस के बाद आपका लास्ट में आ जाएगा शनि। देखिए, शनि का जो है ना, आप सभी कंफ्यूज होंगे कि शनि तो देखने में सबसे बड़ा है। देखिए, बड़ा तो है, शनि सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि ये जो आकार के क्षेत्र में, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम है ना। सबसे कम घनत्व है इसका। आप देखोगे ना, शनि इस प्रकार है। ये सबसे बृहस्पति, शनि, ये सब बड़े ग्रह हैं, लेकिन इनका घनत्व कम होता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किनका? पृथ्वी का है। पृथ्वी हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग को ये बढ़ते क्रम में बताना है, तो हम लोग को उल्टा जाना है। सबसे पहले शनि आ जाएगा। देखिए, ये 2 ऑप्शन में है। शनि के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का? देखेंगे तो मंगल, ऑप्शन के अनुसार मंगल आ जाएगा। फिर बुध आ जाएगा। देखिए, बुध है, उसके बाद पृथ्वी है ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ सबसे कम हो जाएगा शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। ये पृथ्वी जो नहीं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो मैंने क्रम बता दिया है उनको आप ध्यान रखेंगे, तो आपको आसानी तरीके से किसी भी ऑप्शन आपको किसी भी प्रकार का दे तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए, और एक बात मैं बता दूं, आज का टेस्ट का क्वेश्चन जो है ना, ये इस तरह का लेवल है, मतलब इसी तरह का लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट है, और इसी तरह का लेवल पूछते हैं एग्जाम में। ना ज़्यादा टफ पूछते हैं, ना ही लो, है ना। पिछला टेस्ट में थोड़ा सा टफ था साइंस का, इसमें लेकिन मॉडरेट है भाई। अब इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, मैं यही बोलूँगा। मैं कोई टेस्ट में जल्दी बोलता नहीं, लेकिन ये टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, और इनको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। लेब्राडोर धारा के बारे में आपको पूछा जा रहा है। लेब्राडोर धारा के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, लेब्राडोर धारा सबसे पहली बात, ये ठंडी जल धारा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको याद होनी चाहिए। जितनी भी धाराएं हैं, है ना, उनके कौन सी इनकी प्रकृति क्या है, ठंडी है या गर्म है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये हम लेब्राडोर धारा जो है ना, ये ठंडी जल धारा है। ओके, तो ये एक ठंडी समुद्री धारा बिल्कुल सही है। ये जो है ना लेब्राडोर, ये उत्तरी अमेरिका आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने पिछले सेशन में भी आपको मैप के माध्यम से बना के बताया भी था। ये आपको अमेरिका है। अमेरिका के जो है ना उत्तरी
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर इस भागों में जो ना ये आपको लेब्राडोर धारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, ये भी सही है ना। ये आप ध्यान रखेंगे लेब्राडोर धारा के बारे में। इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही कथन हम लोग को ढूंढना था, है ना। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन चुनना है ना। गलत कथन कौन सा है, इनके बारे में हम लोग को ढूंढना है। देखिए गलत कौन सा है इसके बारे में देखिए। ब्लैक रोलर जो ना ये एक प्रकार की गर्म हवा, ये बिल्कुल सही है। जो ना ये कौन सी है, ब्लैक रोलर, ये गर्म हवा है और इसमें धूल भी होती है। ठीक है, दोनों होता है, गर्म हवा और धूल जो है ना, ये धूल भरी हवाएं होती है। क्या होती है, धूल भरी हवाएं होती है। ये दोनों के दोनों सही हैं। और अब ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, बल्कि ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, मैंने यूएसए लिख दिया, उत्तरी, यहाँ अब ये भी ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हम लोग को गलत ढूंढना था, यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पश्चिमी घाट से निकलती है, बिल्कुल सही है। ये पश्चिमी घाट से जो ना कोयना नदी निकलती है। इस प्रकार पश्चिमी घाट इधर है, आपको पता होगा, इधर से निकलती है। और ये कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है, ये भी सही है। जो देखिएगा दक्षिणी भारत का, ये दक्षिणी भारत इधर हो गया। दक्षिणी भारत यानी कि पूरे भारत का जो ना ये सब, पूरे भारत का ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि सेकेंड सबसे बड़ी नदी भारत में जो ना ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आप ध्यान रखेंगे क्या, सबसे बड़ी नदी है, सेकंड सबसे बड़ी नदी है। और इनकी कृष्णा नदी का जो उद्गम के बारे में बोला जाए तो उद्गम जो है ये सहाद्री जो है, आपको पता होनी चाहिए। सहाद्री ये पश्चिमी घाट, अब देखोगे ये गुजरात, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, गुजरात से लेके इधर जो है ना, ये इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहा जाता है। यहीं से उद्गम स्थल होता है इसका, कृष्णा नदी का उद्गम सहाद्री में महाबलेश्वर स्थान है। ठीक है, यहाँ से उद्गम स्थल होता है ये पश्चिमी घाट से। अब याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट ही है और सहाद्री के महाबलेश्वरम नामक स्थान से ये निकलती है। और इसकी टोटल लंबाई, कृष्णा नदी की टोटल लंबाई जो है 1410 किलोमीटर है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसकी देखिए ये सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है ना, सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग को और भी कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है, एक तो कोयना नदी हो गया। कोयना नदी के बाद आप देखोगे तो महत्वपूर्ण नदी आपको तुंगभद्रा नदी भी इसी के सहायक नदी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तुंगभद्रा के साथ साथ आप देखोगे कि भीमा कोयमा तो है ही, है ना, कोयमा भीमा ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। और अब कृष्णा नदी का क्षेत्र आपको पूछा जा रहा है, तो क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो है ना आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे तो कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलेगा ये नदियाँ। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गहन की खेती की एक मुख्य विशेषता है। पिछले टेस्ट में भी एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। गहन खेती की एक मुख्य विशेषता जो ना प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के बारे में ये गहन खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लो अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है। लो अयस्क सबसे पहली बात देखोगे तो ये सिमोगा के बाद रत्नागिरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमोगा ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक के जो है एक पहाड़ है बाबा बुदन, आपको पता होनी चाहिए। बाबा बुदन पहाड़ी में जो है ना ये आपको सिमोगा देखने को मिलेगा। यहाँ पे लो अयस्क की मतलब कि बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी में ये आपको देखने को मिलेगा सिमोगा। ठीक है, यहीं पे लो अयस्क के महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब रत्नागिरी जो नहीं ये गोवा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी जो ना लो अयस्क का खनन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन नंबर 3 में है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए हम लोग बालाघाट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बालाघाट में आप देखोगे ना तो यहाँ मैग्नीज देखने को मिलेगा। मैग्नीज की बहुत ही, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज ये बालाघाट में ही देखने को मिलेगा। लगभग भारत में 80% मैग्नीज जो है यही बालाघाट से निकलती है। ठीक है, और यहाँ इसी में जो तांबा का भी प्रचुरता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील यानी कि ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अंदर है। यानी कि ये जो ना ये टोटल 5 जो है
ये क्या है, झील है वहाँ पे यूएसए, मतलब यूएसए में ना, उत्तरी अमेरिका में टोटल 5 झील हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण झील हैं, महान झीलों में से माना जाता है। 5 झीलों में से ऐसा एक झील है जो केवल यूएसए में है, केवल अमेरिका में ही है, ना कि कनाडा कनाडा के सीमा से कोई भी लेना देना ना है। तो ये मिशिगन झील है। ये मिशिगन झील ऐसा एक झील है जो केवल यूएसए के अंतर्गत में ही आपको देखने को मिलेगा, केवल यूएसए के अंतर्गत में। और बाकी जितने भी झील है ना, अब देखोगे थोड़ा सा कनाडा में, थोड़ा सा यूएसए में, थोड़ा सा कनाडा में, थोड़ा सा यूएसए में, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो मिशिगन झील इसमें आपको सिर्फ यूएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पिग्मी एक जनजाति है, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? आपको देखने को मिलेगा कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में जो है ये आपको पिग्मी देखने को मिलेगा। कांगो बेसिन हो गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जायरे में, है ना, जायरे भी इसको आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, स्वर्ण क्रांति। देखिए स्वर्ण क्रांति जैसे हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब है ना, उसी तरह से एक स्वर्ण क्रांति भी है। तो इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो ये इनके बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या इसका सही जवाब है। इसमें देखिए कौन सा विचार है और इसके सही कथन चुनना है। इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही है। उसमें इसने भारतीय कृषि के विधिकरण में मदद की, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखोगे ये क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जुड़ी हुई है, नहीं, ये खाद्यान्नों से जुड़ी हुई नहीं है, ये खाद्यान्नों से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि जो ये बागवानी हो गया या शहद हो गया, है ना, बागवानी या शहद हो गया, इनसे जुड़ी हुई है। तो ये इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो, 3 जो है ना ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि खाद्यान्न के बारे में चर्चा किया गया, ये किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? खाद्यान्न किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और एक बात आप लोग को बता दूं, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स के जो वार्षिक करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है उनको मैं रिवीजन करवा दूंगा स्पीड में, मैं जो आपको स्पीड में रिवीजन करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 वर्ष का जो बुक आया हुआ है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स सीए का जो है ना बुक का रिवीजन हम लोग कर सकते हैं, प्रत्येक डेली वाइज में आप लोग को करवा दूँ। क्या आप लोग चाहते हो? अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जी हम लोग चाहते हैं। अगर 20+ कमेंट आ गया ना तो आपके लिए सेशन जरूर लाऊंगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं भाई, है ना। 20 कमेंट्स मैं देखूंगा, 20 कमेंट आ गया ना अगर इससे रिलेटेड कि सर लाइए तो मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें हो गई। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे देखिए कथन और कूद को देखिए। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल सही है। ये जो ना नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? ये आपको किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। आपको सेपरेट भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया, ये भी सही है। और इसका कथन भी मतलब कोड भी सही व्याख्या करता है ये, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग साइंस के सवाल आ गया। साइंस के सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे सवाल हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब, देखिए पूर्व यहाँ पे है, एक लड़का पूरब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, पूरब 3 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद वो फिर जो 4 किलोमीटर पश्चिम आया, 4 किलोमीटर यहाँ तक तो आया। ठीक है, आने के बाद वो क्या किया? 4 किलोमीटर पश्चिम आया, 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया ना, 3 किलोमीटर। उसके बाद इससे भी 1 किलोमीटर आगे है, क्योंकि 4 ना पहुँचाना था हम लोग को, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, फिर वो मतलब पूरब गया फिर पश्चिम आया। तो इसमें आपको भूल रहा है। इसकी कुल दूरी क्या होता है? देखिए दूरी क्या होता है? चले गई पथ की दूरी, है ना। टोटल कितना चला? एक तो पहले बार 3 किलोमीटर इधर गया, इसको भी ऐड करेंगे 3। उसके बाद फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, मतलब 4। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर इसकी दूरी तय किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और हम लोग को क्या कहा जाए? ऑप्शन नंबर बी में विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर। सबसे पहली बात, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, है ना, तय की गई कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। जैसे आप देखोगे, ये मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे वो उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ तक गया 3 किलोमीटर, फिर इसी पे जो है ना ये फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, वहाँ आ गया, या ऐसे करके कितनों भी करके अगर लास्ट में यहाँ आके रुका और इनकी बीच की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है तो विस्थापन भी 1 ही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी क्या दूरी है? 1 ही है, मतलब ये इसको माइनस कर दो ना भाई, 4 में 3 बड़ी में छोटी घटा दो, 1 हो गया।
तो ये अब बिल्कुल सही है। और पश्चिमी दिशा में हम लोग अभी देखे थे ना, ये पहले 3 किलोमीटर गया, फिर इसके बाद यहाँ से 4 किलोमीटर आ गया, तो पश्चिम की ओर आ गया, तो ये दिशा भी सही है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा जाता है, बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है। यानी कि आपकी बल की परिभाषा के बारे में बोला जा रहा है कि न्यूटन की कौन सी लॉ के कारण, कौन सी लॉ में, यानी कि कौन सी गति के नियम में बल की परिभाषा मिलती है हमें। तो हमें दूसरी गति नियम में, हमें दूसरा गति नियम में इनकी जानकारियाँ मिलती है कि उनमें जो ना बल की परिभाषा के बारे में दिया गया है। और इसमें पहला में आपका जड़त्व का नियम दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज ना होनेंगे। ठीक है, और सेकंड में बलों की परिभाषा। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है ना, सबसे अच्छी तरह दिखाती है। जड़त्व का नियम अभी जैसे मैंने फर्स्ट बताया, ये पहला नियम है ना। जड़त्व का नियम में आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ना, कोई भी अस्थिर वस्तु है, अस्थिर पे अचानक किसी प्रकार के जो है ना बाह्य बल लग जाए, तो ये इसका परिवर्तन होना ही प्रथम लॉ है। तो इसमें आप देखोगे, जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे और झुक जाना, यही प्रथम लॉ का नियम है, प्रथम गति नियम जो है इसके बारे में बताया गया, न्यूटन का प्रथम गति नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है, देखिए अब अगला सवाल में है, यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बिल्कुल शून्य होगा। देखिएगा, आपको पता होगा कि बल क्या होता है। बल होता है कि किए गए कार्य में मतलब कि उसका जो है ना परिणाम भी निकले। अगर मान के चले ये एक वस्तु है, इधर से हम बल लगा रहे हैं, बहुत बल लगा रहे हैं, ये जब तक ये वस्तु कम से कम हिल के यहाँ तक ना आए तो किसी भी प्रकार का बल ना हो, एक प्रकार का तो बल हो गया। लेकिन हम लोग को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सिर पर बोझ लेकर। देखिए कोई भी जो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री मान के चलो, ये 90 डिग्री है ना, कुली एक प्रकार यहाँ सिर पे बोझा रखा हुआ है, ये से यहाँ से लेके जो ना यहाँ तक आया तो 90 डिग्री को वहीं लेके आ रहा ना। तो इसमें अगर सूत्र के अनुसार देखोगे तो कोस 90 डिग्री का मान जो ना शून्य होता है। तो इसका अगर कार्य की बात करें तो शून्य कार्य होता है ना। तो आप जैसे मान के चलो कुली से काम करवा लीजिएगा, काम करवाने के बाद जो है ना अपना कॉपी कलम निकाल के साइंस वाला रूल्स लगा दीजिएगा। ठीक है, और बोलिएगा कुली को कि आप तो जीरो काम किए, आपको मैं पेमेंट नहीं दूंगा। तब उधर से बोलेगा ठीक है, पेमेंट नहीं देगा, अब उसका अपना जो ना निकालेगा अपना लठिया बट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही है ना। चलो अगला है, किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है। देखिए बल पर केवल और विस्थापन पर नहीं, देखिए ये तो गलत है। कोई भी कार्य जो ना, जब तक उस पर बल, मतलब कोई भी कार्य जो ना बल और विस्थापन के बिना कार्य नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य करेंगे, कार्य करने के लिए हमें बल और विस्थापन की आवश्यकता होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों आवश्यकता होती है। ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहा जाता है, ये जल विद्युत गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते थे। जल विद्युत, ये जल मतलब क्या होता है, पानी। अब देखोगे ऑप्शन 1 3, गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा, है ना। ये अब आसान था, है ना। 1 का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा जाता है, ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। देखिए ध्वनि जो ना, ये ध्वनि को क्या करता है, इसमें हम लोग को सही कथन ढूंढना है ना। ध्वनि के बारे में इसका सही कथन ढूंढना है हम लोग को। तो ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखोगे तो ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है। ये क्या किया है, देखो गैसों में तेज नहीं, गैसों में जो ना ध्वनि बहुत कम हो जाता है। गैस के एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो एक हवा में आप देखोगे ना, आप जब भी बात करते हो कि हवा की अगर विपरीत की तरफ से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो बहुत कम ही दूरी तय करती है आवाज़, है ना। तो ये क्या हो जाता, इसकी तेज गति नहीं है बल्कि धीमी गति होती है। तो ये तो उल्टा हो गया, यानी ठोस पदार्थों में अधिक होना चाहिए था और गैसों में कम होना चाहिए, जो कि उल्टा क्रिया। तो इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा जाता है, दर्पण से संबंधित है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पूछा जा रहा है। समतल दर्पण आप देखोगे तो समतल दर्पण में जो है ना, हमेशा क्या होता है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अवतल दर्पण में देखोगे तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा, छोटा बनता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। पदार्थ के हमेशा जो ना गतिमान रहते, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैसों के विसरण दिखाता है? गैसों के विसरण दिखाता है। देखिए विसरण क्या होता है? विसरण जो होता है ये गति के कारण दो पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या होता है? दो गति के कारण जो है पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही क्या करता है? विसरण कहलाता है। और इसका विसरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना, कमरे में परफ्यूम का फैलना, कमरे में परफ्यूम का फैलना एक प्रकार का विसरण की ही क्रिया होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, पानी में स्याही, पानी में स्याही जो ये किसके कारण होता है? पानी में स्याही जो है ना ये क्रोमेटोग्राफी के कारण होता है। समुद्री पानी से नमक क्या हो जाएगा? ये वाष्पीकरण की क्रिया से होता है। उसका तो पानी से रेत, ये फिल्ट्रेशन के कारण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं 21, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। आपको ये याद होनी चाहिए, जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिनका जो वो उनका रूप में फिर से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ये बर्फ का पिघला हुआ बर्फ की पिघला तो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी से फिर बर्फ बनाया जा सकता है, तो यही क्रिया जो ना भौतिक परिवर्तन क्रिया कहलाएगा। अगर इसी में बर्फ पानी बन गया, पानी से दोबारा बर्फ नहीं बन सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कोई भी चीज़ मान के चलो जलाओगे, मान के चलो कोई भी चीज़ जल गया है ना, ये जला हुआ चीज़ क्या होता है? इसको फिर से इसको परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप एग्जाम्पल आप याद रखने के लिए, जो भी चीज़ जलेगा ना तो वो रासायनिक परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? ये एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हाइड्रोजन यानी संयोजकता के बारे में पूछा जा रहा है। संयोजकता में जो ना हाइड्रोजन का एक संयोजकता हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 संयोजकता होगा, कार्बन का 4 संयोजकता हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम क्या कहा जाता है? ये प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण किसको होता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और केंद्रक क्या होता है? कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है। आपको मैंने कई बार बताया है कि आप जो है एक लिस्ट बनाओ कि पादप कोशिकाओं में कौन कौन से चीज़ आएंगे और जंतु पादप में कौन कौन से चीज़ आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस कई बार बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे तो पादप जगत में जो ना कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये तो बिल्कुल सही कहा गया है ना। क्या कहा गया है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जानवरों में यानी कि ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये जंतु जगत में होता है नहीं, जंतु पादप में होता ही नहीं है, तो जानवरों में कैसे होगा? आप याद रखते तो ये आसानी से बनता, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1 नंबर सही है, तो केवल 1 सही होगा। ठीक है, और जंतु कोशिका में ना ही कोशिका भित्ति होता है और ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, देखोगे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों के तीनों ये सरल अस्थायी ऊतक हैं। लेकिन इसमें जाइलम जो है, जाइलम एक सरल नहीं बल्कि ये कठोर जो है ना ये जटिल अस्थायी ऊतक है, जटिल ऊतक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं वाला ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी में जाइलम दिया गया है ना, और जाइलम से ही संबंधित आपको 71 के बीपीएससी में सवाल रहे हैं, है ना, तो इसलिए सवाल बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। मूक जो है ना ये आप देखोगे तो ये स्टार्च का पाचन शुरू करता है। ऑप्शन 3 में दिया गया है, मूक जो है ना स्टार्च का पाचन शुरू करता है। उसके बाद आप देखोगे तो
पेट पेट जो है ये पानी का अंतिम अवशोषण करता है। नहीं, एक मिनट, फिर से मैं कर रहा हूँ। मुख जो है, अब देखोगे तो मुख जो है ना स्टार्च का पाचन शुरू करता है, उसके बाद पेट जो है ना शुरुआती प्रोटीन पाचन करता है, और बड़ी आंत पानी का अंतिम अवशोषण करता है। इसमें क्या है, 3, 2, 1 कहाँ पे दिया गया है, इसको ढूंढिए तो 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है, ये बिल्कुल सही है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, ये दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 29 में है, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचता है। ये इसी तरह से सेम सवाल 71 में जो अभी मैंने जस्ट बताया था ना, जाइलम से संबंधित इसी तरह से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, तो ये तो सही है। जाइलम जड़ों से पत्तियों पर, जड़ों से यानी कि जड़ें हैं यहाँ से ऊपर लेके जाती है ये जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम जो है पत्तियों के भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे, केवल बोल दे दिया, केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता नहीं। अब ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जाइलम अगर नीचे से ऊपर जा सकती है तो फ्लोएम जो है सिर्फ ऊपर से नीचे आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जाइलम केवल ऊपर जाती है, लेकिन फ्लोएम जो है ऊपर नीचे दोनों के दोनों आती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, केवल दे दिया है, इस प्रकार ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेकित है। सही सुमेकित जो ना कौन सा है, इसमें आप देखिएगा तो सही सुमेकित विखंडन यानी कि एस्पायरोगायरा इसका सही जवाब हो जाएगा। विखंडन एस्पायरोगायरा, ये मुकुलन जो ना हाइड्रा है और द्विविखंडन अमीबा है, इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा, है ना, विखंडन एस्पायरोगायरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, वह कौन सा सेना नायक था, अब यहाँ से हिस्ट्री का सवाल आ गया, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। शिवाजी को दबाने के लिए जो है ना बीजापुर के सुल्तान कौन थे, आदिल शाह। कौन थे, आदिल शाह थे, आदिल शाह सेकेंड थे, जिन्होंने क्या कहा था अपने सेना नायक को कि जाओ तुम शिवाजी को दबा के आओ, यानी कि उनको पकड़ के लाओ, है ना। इनके लिए क्या किया था, ये अफजल खां, इनको अफजल खां को भेजा गया था। अफजल खां ने कसम खाई थी कि मैं शिवाजी को या तो जिंदा या तो मरा हुआ लेके आऊँगा, मतलब कि जिंदा पकड़ के लाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार ये कसम खाया था अफजल खां ने, और ये जो ना दोनों का मुलाकात फिक्स किया गया था, दोनों के दोनों अफजल खां और शिवाजी के साथ एक जगह है जिनका नाम आप देखोगे प्रतापगढ़ किले के पास जो है ना इन्होंने क्या कहा था कि आप जो ना हमारी मुलाकात होगी, ओके। और इसमें ये भी कहा गया था कि मुलाकात तो होगी लेकिन किसी प्रकार का युद्ध वगैरह नहीं होगा, लेकिन ये अफजल खां मतलब सब कोई सोचता ना अपने सुरक्षा के लिए, तो इस प्रकार ये दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें शिवाजी की जीत होती है और अफजल खां की वहीं पे मृत्यु हो जाता है, उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए किसको भेजा था, अफजल खान को भेजा था, 1659 ईस्वी में भेजा था। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसमें जीत किसी हुई, शिवाजी की जीत हुई, और इसी जीत के कारण शिवाजी को जो ना पूरे भारत में लोगों ने जानना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था, ये मीर बख्शी होता था। कौन होता था, मीर बख्शी होता था। ये जो ना अंत सैनिक विभाग के बारे में बोला, सैनिक विभाग मीर बख्शी हो जाएगा। दीवान के बारे में बोला जाएगा तो दीवान जो ना आपको वित्त हो जाएगा, वित्त के बारे में, और आपका जो ना क्या हो जाएगा, एक वित्त के बाद और क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे राजस्व विभाग है ना, तो अब इसको दीवान कहलाता है। उसका तो मीर समन जो ना, मीर समन के बारे में देखो, शाही घराने हो जाएगा, है ना, शाही घराने हो जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में मीर समन। और सद्र जो थे ये धार्मिक मामलों के बारे में, दान या पूज्य ये सब चीज़ों के बारे में न्याय विभाग के बारे में सद्रुद करते थे। तो ये बातें हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। भाई यहाँ तक आए हो, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान के राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से संभावित किया। इल्तुतमिश पहले ऐसे शासक थे जो ईरान के राजतंत्र की परंपराओं को ग्रहण किया था। ईरान के राजतंत्र को क्या कहते हैं, ग्रहण किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग अब 34,
निम्नलिखित में से साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से जल संरक्षण तकनीक प्राप्त हुआ। बिल्कुल। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम था। ये सही है। बिल्कुल सभी के सभी ये सही हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? सकरखेरा का युद्ध। सकरखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? ये हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया था। कब क्या? 1724 में, इस सकरखेरा में। इसमें जो है हैदराबाद के निजाम जो है ना, निजाम उल मुल्क, निजाम का नाम क्या था? निजाम उल मुल्क, इनके विजय हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा सिखों के पाहुल प्रथा का शुरुआत हुई थी? पाहुल प्रथा की शुरुआत हुई थी, ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, जिसका जन्म अपना बिहार के पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था, है ना। ये लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। इन्हीं के गोविंद है ना, पटना साहेब इसी के नाम से है ना। चलो नहीं, चलो ये अब हो गया। ये तो गुरु गोविंद सिंह हो गया, है ना। तो ये पाहुल प्रथा की स्थापना जो है ना, ये 1699 में जो है ना, 1699 इन्हीं के द्वारा 1699 में एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्या कहते हैं? खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो उसी के दरमियान जो है ये पाहुल प्रथा का भी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया? ये कब किया गया था? 1868 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अस्थायी बंदोबस्त, इससे संबंधित लगभग देखोगे प्रत्येक दिन सवाल पूछे जा रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्त के विशेषता नहीं है, ये आप देखोगे तो ये जो है ना, अस्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित था। बिल्कुल सही था। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। नहीं, ये ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो दिक्कत है। ये अनदेखा किया था, यही गलत है। हम लोग को यही ढूंढना था, विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ना। 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? ये किनका मृत्यु नहीं हुआ था? हडसन का मृत्यु नहीं हुआ था। ठीक है। हैवलॉक का मृत्यु हो गया था, जो दिल्ली हैवलॉक जो ना, ये लखनऊ में जो है ना, ये नेतृत्व कर रहे थे। इनकी हत्या कर दी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। और हडसन जो ना, ये दिल्ली में ये अपना नेतृत्व निभा रहा था, जो कि इनकी मृत्यु नहीं हुई। और लेकिन कर्नल नील का भी मृत्यु हो गया था, जो लखनऊ में है ना, लखनऊ में। उसका जॉन निकलसन, ये भी दिल्ली में किया गया था, इनका भी मृत्यु हो गया था। हडसन का मृत्यु नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे। ये कथन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये पावना विद्रोह में हुआ था। पावना विद्रोह, ये जो बंगाल का एक जिला है, पावना विद्रोह वहीं पे हुआ था। और इसकी देखोगे तो बात करेंगे तो 1873 से 76 में इसकी ये विद्रोह हुआ था, है ना। ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापकों के संबंध में विचार कीजिए। दक्कन एजुकेशन के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए, दक्कन एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? दक्कन एजुकेशन की स्थापना जो है ना 1884 में हुई। कहाँ पे हुई? पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार आप देखोगे, बीजी तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री, चपुलकल, उसके बाद गोपाल कृष्ण आकरकर, ये सब किए थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें शामिल नहीं थे। तो ये इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न का घटक नहीं है? इसमें 3 रत्न है जो है ना, इनमें से एक 3 रत्नों में से नहीं है। कौन सा नहीं है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हर प्रश्न के सवाल के जवाब देते हैं। यार 99 नंबर 100 नंबर तक के अगर क्वेश्चन मैंने पूछा ना, वहाँ पे 100 का वहाँ तक के सवाल बताते हैं जवाब। मतलब वो पूरा के पूरे वीडियो सुनते हैं और बारीकी से अच्छे से तरीके से सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महत्व क्या है ना। तो आप भी सुनिएगा और भी उत्तर दीजिएगा, है ना। अच्छा लगता है जो कमेंट में बताते हैं। अच्छा लगना क्या मतलब कि आपका ही रिवीजन हो रहा है ना। तो ये आपको याद रहेगा, इसलिए आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? कण्व वंश के बारे में बताना है। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की अगर कार्यकाल की बात करें तो कण्व वंश की जो है ना, ये आप देखोगे तो 75 से, है ना, 75 से आई थिंक 30 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 75 से 30 ईसा पूर्व तक है। और कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली थी। ये बिल्कुल, ये भी सही है। और कण्व वंश ने 200 से सालों से तक नहीं, अरे यार 200 का यहाँ
75 में और 30 के भी, मतलब वो 45 साल तक लगभग शासन किया था। ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 यानी सी में सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ये नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, यानी कि नए नए क्षेत्रों का, नए नए चीज़ों का उदय होने का कारण जो है ना, नील की खेती का ह्रास होने लगा था, है ना। वैज्ञानिक पद्धति का प्रचलन होने लगा, है ना। इस तरह से नई नई चीज़ों की खोज होने के दरमियान क्या हुआ, नील की खेती का ह्रास होने लगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया था। ये प्राथमिक शिक्षा पर विकास दिया था। हंटर कमीशन जो ना कब आया था, ये 1822 में आया था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उस समय रिपन था ना, गवर्नर रिपन के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। ये क्यों लाया गया था, जो आपको पता होगा, 1854 में जो है ना, एक वुड डिस्पैच नाम का जो ना, वुड डिस्पैच आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है। वुड डिस्पैच जो है ना, वुड डिस्पैच बनाया गया था। उनके द्वारा जो है ना, उनके बाद जो है ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, क्या नहीं हुआ, इनकी समीक्षा के लिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1882 में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही जवाब होगा। चलिए, अब पुस्तक समाचार पत्र के बारे में आपको लेखक का, संपादक के बारे में पूछा जा रहा है। इंडिपेंडेंस जो ना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। द पायोनियर जो ना, ये जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। और लीडर जो ना, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। द नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपको रटना होगा मेरे दोस्त, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सर चुका है, इस तरह से भ्रष्ट अत्याचारी व हीन हो चुकी है। ये सिस्टर निवेदिता का कथन है। इन्हीं का मूल नाम जो ना, गर्मरेट जो ना, ये एलिजाबेथ नोबेल इसकी का मूल्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये पूना सार्वजनिक सभा मांग की गई थी। ये 1874 या ऐसे कुछ है ना। आई थिंक हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान रखेंगे, और कमेंट जिनको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ तो है, मतलब 1875 है ना, 1875। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ये कट्टरपन की प्रोत्साहन किसने मना किया था, ये आपके बारे में देखोगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और हिस्ट्री के अंतिम सवाल है ये, हिस्ट्री के अंतिम सवाल क्या कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे। ये एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार थे, जिन्होंने कहा था राष्ट्रवाद जो है ना, अभी भ्रूण अवस्था में ही है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, देखोगे 51। भाग से संबंधित पॉलिटी के सवाल आ गए। भाग से संबंधित मैंने बोला था, भाग और अनुसूची को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। भाग जो ना 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया, यानी कि डीपीएसपी दिया गया, बिल्कुल सही है। भाग 4 के ए में दिया गया मौलिक कर्तव्य से संबंधित, ये बिल्कुल ये भी सही है। भाग ए में दिया गया 51 का कॉ में दिया गया। आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भाग 4 का जो ना कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद जो ना कहाँ से कहाँ तक जो ना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है। और भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है। देखिए, भाग 5 जो है राज्य सरकारों से नहीं बल्कि संघ सरकार या केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार 3 तो गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। भाग से संबंधित आप याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो या नहीं भी हो, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीना के अंतर्गत आपको किसी न किसी सभा के जो ना किसी न किसी तरह से आपको उनका जो ना आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में तो सही है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल, अब देखोगे जब भी कहीं भी केवल दिखे सतर्क हो जाना, केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं भाई, अभी तुरंत अब लोग देखें राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो केवल तो लोकसभा नहीं होगा, इस प्रकार ये तो गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लेखानुदान का क्या मतलब है। अनुदान का मतलब जो है ना, ये सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल राज्य विधान परिषद जो ना ये अस्थायी सदन है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपको सेपरेट पूछा जाता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ये देखिए, ये एक अस्थायी होने के साथ साथ जो है ना इनके 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य इसका क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि बदल दिए जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना, अस्थायी होते हैं, उनके साथ साथ 1/3 सदस्य क्या होते हैं, ये सेवानिवृत्त होते हैं। और सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता नहीं, लोगों द्वारा नहीं चुना, हम और आप जो है ना इसकी परिषद का जो ना सदस्यों का नहीं चुना जाता है, इसलिए मनोनीत किया जा सकता है या मनोनीत के माध्यम से या अप्रत्यक्ष तौर पर इसका मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये साधारण और विधेयक में देरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या कहते सही जवाब होगा। या बताओगे अंतर्राज्य परिषद के संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये 263 में दिया गया है। आप क्या करोगे, आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, 262 में क्या है, 264 में क्या है और 280 में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है। दल बदल विरोधी संबंध इसमें भी है। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना और सरकारी संघवाद, ये सभी के सभी जो ना 51वां संविधान संशोधन 2003 से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं आप हम लोग। भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान जो ना एकल नागरिकता का, अपना प्यारा भारत जो ना भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, नहीं, ये संविधान में जो ना इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है ना। तो इसके बाद ये स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियाँ, कुछ स्थितियों में बिल्कुल है ना, कुछ स्थितियों में केंद्र के पास जो है ना शक्तियाँ ज़्यादा है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना, उसी प्रकार इसमें अब केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 गलत था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था, 2014 में लागू किया गया था। ये लेखपाल और लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, देखो ये एक होता है क्या, भ्रष्टाचार के मामलों में जो ना इसका अधिकार क्षेत्र सभी सांसद के पास होता है। जैसे भ्रष्टाचार का मामला आया ना, तो वहाँ के सांसद, जहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला आया तो वहाँ के सांसद इसके अधिकार बन सकते हैं। और वहाँ के जो ना जितने वहाँ पीएम कुछ ही अपवाद में छोड़ के जैसा विशेष तरीके से आ गया, उसके बाद आप देखोगे तो वहाँ के सिविल सेवा जो डीएम हो गया, एसपी हो गया, उनका अधिकार दिया जाता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलो, भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं नियम समिति का जो ये अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अभी वर्तमान समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष दो ना, ये जेपी कृपलानी थे, है ना, जेपी कृपलानी थी। तो ये आपको क्या करोगे, सबके इसके बारे में आप जरूर से याद रखेंगे, इससे संबंधित सवाल बनाए जाते हैं। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ा भाग जो ना तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। अब अगर करंट से जुड़े होते हो, बिहार बजट, केंद्र बजट से देखोगे तो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। ये तृतीय क्षेत्र का ही सेक्टर में ही सेवा है, सेवा, जो कि पिछले टेस्ट के मैंने क्वेश्चन में बताया था, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इनकम होता है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय होता है ना। तो इसका लगभग 53 to 55% के आसपास इससे केवल प्राप्त होता है। प्राथमिक सेक्टर से जो ना, प्राथमिक सेक्टर से 16 से 20% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और द्वितीयक सेक्टर में जो ना आपको 25 से 30 या 31 के आसपास देखने को मिलेगा, 30-31, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सेवा तृतीय सेक्टर से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। मूल्यह्रास के बारे में सूत्र का बोला जा रहा है, मूल्यह्रास के बारे में सूत्र बताना है कि इसमें सबसे इसका सूत्र क्या है, यानी कि डिप्रेसिएशन किस का सूत्र क्या होता है। देखोगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निवल राष्ट्रीय उत्पाद को अगर माइनस करेंगे तो मूल्यह्रास प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखोगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स में अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग घटाएंगे ना, तो वो डिप्रेशन का प्राप्ति होती है, यानी कि मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 में,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का अर्थ जो है ना, आप देखोगे ना, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विशेष विदेशी देशों में जो ना उत्पादन लागत से भी कम दर में जो है ना माल बेचे जाने की कोई विधि को हम लोग क्या कहते हैं? डंपिंग विधि कहते हैं, डंपिंग का कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, एक पुस्तक लिखी, जिनका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी। उन्हीं में जो है ना उन्होंने कहा मुक्त व्यापार के बारे में, तो इन्हीं को जो है ना मुक्त व्यापार का पितामह भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को मुक्त व्यापार का जो है पितामह भी कहा जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? भारत की पहली औद्योगिक नीति जो ना ये 6 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। 6 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। और उस समय जो ना ये किनके द्वारा हुआ? उस समय का उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1948 में बनाया गया था। और ये औद्योगिक नीति, और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता निगम के उद्देश्य की दालों पर निर्भर कीजिएगा, दालों पर कीजिए। इसमें आप देखोगे ना बजट में जो ना अरहर, उड़द और मसूर के बारे में चर्चा किया है, इसको विशेष दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2, 4, 5, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है? 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? विश्व में जो नहीं है, इसका दूसरा स्थान है। आपको ये याद होनी चाहिए, 71 के बीपीएससी में ये एक ऑप्शन के माध्यम से ये सवाल पूछे जा चुके हैं। कहा गया था उसमें, याद होगा कि भारत जो ना सीमेंट के उत्पादन के स्थान पे चौथा स्थान पे है, जो कि गलत था, याद होगा, है ना। तो ये दूसरा स्थान पे है, और दूसरा स्थान पे है तो पहला स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे जो है आपको देखने को मिलेगा चीन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो ना ये कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेंटर हैंगर हेल्प करता है जारी। देखिए इसमें जो ना ये वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड कौन जाएगा? ये आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आयरलैंड। और वेल्ट हंगर शिल्प जो है ये जर्मनी। ये दोनों मिलके जो है इसकी सहायता, इन दोनों की सहायता से ही ये जारी होता है, ये सूचकांक जारी होता है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी जारी होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ से हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है रोहनी गांव। रोहनी गांव जो वर्तमान समय में हम लोग अभी देखने को मिलेगा कहाँ? झारखंड में। और बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस डेट को हुआ? डेट बताना। जैसे 1857 की क्रांति भारत में तो 10 मई को मेरठ में हुआ था, लेकिन बिहार में कब बनाया, कब से शुरू हुआ था, इसका डेट के साथ आप बताओगे, है ना, क्या बताओगे? डेट के साथ बताओगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, 1912 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है, जो कि अपना बांकीपुर पटना में किया गया था। आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था, इसका याद रखने का क्रम सबसे पहला 27वां, 37वां, 54वां मैंने बताया था, है ना। तो ये पहला बांकीपुर पटना में है। इनकी अध्यक्षता कौन किया था? RN मधुलकर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो ना गया में हुआ था, सेकंड में जो गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइए कि बिहार में टोटल कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस जो ने ये अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व में किस नेता ने किया था? बिहार के साइमन कमीशन का विरोध जो ना अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। और साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आपको देखने को मिलेगा नवंबर 1927 में भारत में आया था, है ना, 1928 में। तो इसके बाद ये बिहार में कब आया था? बिहार में जो है ना 12 दिसंबर को आया था। पिछले टेस्ट में भी पूछा गया था, बिहार 12 दिसंबर 1928 में आया था। ठीक है, इसका विरोध किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या गया?
बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? बिहार का बारे में पूछा रहा, बिहार के बारे में बोला जाता श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अगर इसी में बोला जाता व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किया गया था, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसमें पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। हाँ, पहला कौन थे, दूसरा कौन थे, ये भी बताओगे। भारत का बोल रहा हूँ मैं, भारत का पहला और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद हम लोग बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार का जो है पहला हो गया श्री कृष्ण सिंह, दूसरा जो है ना अनुग्रह नारायण सिंह वहाँ हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल, मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया था? ये अकबर ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखें, बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र आप देखोगे बिहार एक प्रकार का मैंने ये मैप बनाया, ठीक है, समझ जाइए बिहार है, समझ जाइए बिहार है। ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। धारवाड़ क्षेत्र जो ना आप देखने को मिलेगा ये दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। क्या कहना है, यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ, ये बिल्कुल सही है। और बिहार के छोटा नागपुर पठार कहाँ जगह? वो झारखंड में पड़ता है। झारखंड कहाँ पे? इस साइड में झारखंड है। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। झारखंड का विस्तार के बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार बिल्कुल सही है, ये भी तो है। और ये जो ना लगभग आप देखने को मिलेगा धारवाड़ पहाड़ मुंगेर में, नवादा में, राजगीर में, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन जिलों में देखने को ये मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सभी के सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या कहा जाता है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बोला जाता है, दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिण में CWG अगर दक्षिण में पाया जाता है तो उत्तर में कौन सी प्रकार जलवायु पाई जाती है? उत्तर की ओर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और आप बताओगे पश्चिमी चंपारण में और कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो बिहार में केवल एक हैं? समझ गए होंगे, ये अभयारण्य से संबंधित ही है ना। इस तरह से याद करके रखिए, आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा उच्च घनत्व के बारे में देखोगे तो शिवहर है, पटना है, गंगा है। शिवहर की बात करें तो शिवहर जो 1882, शिवहर क्या है 1882। पटना की बात करें तो 1823। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो दरभंगा की बात करें तो ये 1728। उसके बाद हम लोग का वैशाली की बात करें तो ये 1717, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सोन नहर प्रणाली, सोन नदी जो ना ये रोहतास, जैसे आपको मैंने अभी बताया था ना, ये बिहार है तो रोहतास, इस प्रकार आप देखोगे सोन नहर प्रणाली का निर्माण 1874 में किया गया था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, किनके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। ये मुख्य तौर पर रोहतास के क्षेत्रों में, औरंगाबाद के क्षेत्रों में और पटना के क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे बिहार में और एक नहर प्रणाली है कोसी, है ना, कोसी नहर प्रणाली है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। बिहार के पहले हरिजन यानी कि अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? अपना प्यारा भोला पासवान शास्त्री पहले जो हरिजन मुख्यमंत्री थे। और बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद इसमें आप देखोगे तो सब ये अब्दुल गफूर जो है ये पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बिहार के जिलों में ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में बताना है। सबसे अच्छा साक्षरता दर जो है रोहतास में है, औरंगाबाद में है, उसका तो भोजपुर में है। ऑप्शन 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ से हम लोग करेंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये आप देखोगे तो मिशेल बेचलेट को प्रदान किया गया। मिशेल बेचलेट कौन है? ये जो है ना चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, चिली के क्या हैं? पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इनको जो ना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, शांति पुरस्कार हो गया, निस्त्रीकरण विकास के लिए भी इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया है? ये वियतनाम किया है। जो इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था, हनोई में इनके बारे में कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है, अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? यहाँ देश का बोला जा रहा, देश का एक शहर है
कुआलालंपुर जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मलेशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, मलेशिया में यहाँ पे इसकी बैठक हुई थी। कौन सी, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसकी अगर पूर्ण नाम, अगर आसियान का पूरा नाम देखने के तो पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना जो ना ये 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है ना ये जाकार्ता कहाँ पड़ता है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में इसको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या भारत इसकी सदस्यता है, भारत नहीं सदस्य हैं इसमें, भारत का सदस्यता नहीं है। और इसमें टोटल कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है 84। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये कर्नाटक बना है। ऐसा राज्य है जहाँ पे निजी कंपनी हो या आईटी कंपनी हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, सबके लिए समान नियम होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये लखनऊ, यूपी के लखनऊ का इसका कहा गया है। और ये क्रिएटिव सिटी ऑफ जो गैस्ट्रोनॉमी, इसको क्या कहते हैं, ये किस क्षेत्र के लिए, पाक कला के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पाक कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों को में आयोजन किया गया था। पहले के बारे में बोला जाता है 121 सीटों पे। पहला हो गया 121 जो कि 6 नवंबर को किया गया था। 6 नवंबर में 121 जो कि 18 जिलों में, कितने जिलों में, 18 जिलों में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड कब हुआ था, ये सेकेंड हुआ था 14 नवंबर को हुआ था, नहीं सॉरी 11 नवंबर को, 14 नवंबर को तो रिजल्ट आया था, 11 नवंबर को हुआ था, जो कि 122 सीटों के लिए किया गया था। इसमें टोटल 20 जिलों के लिए किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट हुआ था। और कितने पाले में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, 2 चरणों में, है ना, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। ये अंगोला में पहली बार बनी है। अंगोला और बोत्सवाना में जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है, ये आप ध्यान रखेंगे, अंगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कल्याण नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया है। इस जिले का नया राज्य बनाया गया है। ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जिला था अलीगढ़ जिला। ठीक है, कौन सा नाम था, अलीगढ़ जिला था। उनका नाम को परिवर्तित करके क्या कहते हैं, कल्याण सिंह नगर का नाम रख दिया है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर देखोगे ना, जो भी नाम परिवर्तन ये सब चीज़ होगा यूपी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर रह रहा है, 12 साल के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ $55.6 बिलियन हो गया है। ये 17.9 डॉलर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है। ये भारतीय मौसम विज्ञान जो नहीं, ये पहली बार इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर KS चौहान द्वारा, देखिए लेखक का नाम है डॉक्टर KS चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंगस एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। अपना पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनका विमोचन किया गया था। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। अपना प्यारा भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्षमता, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता लगभग आपको 1200 HP यानी कि हॉर्स पावर है। इसके अलावा देखोगे ना तो चाइना, अब यहाँ देखोगे चाइना के पास जो ना मात्र 500 से 600 के HP के आपको देखने को मिलेगा। चाइना के साथ साथ आप देखोगे मिलेगा जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ये देशों में जो ना 500 से 600 हॉर्स पावर के ही ये इसकी क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। लेकिन भारत क्या 1200 हाइड्रोजन ट्रेन हॉर्स पावर के ट्रेन को लॉन्च किया है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। यह नासा जो कहा कि अंतरिक्ष कंपनी है USA की। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। ये तमिलनाडु बन गया है, तमिलनाडु है ना।
तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, चर्चा में रहा स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। इसकी स्थापना पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है ना। चलो अगला सवाल, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया है? नवादा, रजौली में। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से? अपना प्यारा पूर्णिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 में प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वे पद्म विभूषण बिहार में कितने लोगों को मिला है? केवल एक व्यक्तियों को मिला है। एक कौन है? वो भी अपना प्यारी शारदा सिन्हा जी, है ना। शारदा सिन्हा जी को क्या है, ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केवल एक ही व्यक्ति हैं जो बिहार में मिला है, बाकी 7 जो है ना 7 मिला है पद्म भूषण को। ठीक है, और इस तरह से टेस्ट नंबर फुल लेंथ टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आज का है ना। देखेंगे इसमें, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें टोटल जो है ना 10 सदस्य होंगे। ठीक है, कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। इसमें एक और सवाल बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने किस आयोग की स्थापना की है? बिहार युवा आयोग की स्थापना की है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, बिहार आयोग की स्थापना किसने की? श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। इनमें टोटल 1 अध्यक्ष हो जाएंगे, 2 उसके बाद 2 उपाध्यक्ष हो जाएंगे, बाकी जो है ना कितना हो जाएगा? 7 जो है ना इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का फुल लेंथ टेस्ट 8 जो है ना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, है ना। तो और जो भी तक पिछले टेस्ट को नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह से हम लोग अगला टेस्ट भी कंप्लीट कराते चलेंगे। बस आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना बेहतर करेंगे। आपकी सपोर्ट हमारी मेहनत। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और चैनल में जो भी पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।